हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास साइंस से रिलेटेड है, जिसमें कि हम 8th चैप्टर को पार्ट 3 के रूप में फिनिश करेंगे। हमारा जो चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके हमने दो जो वीडियोस थे, 2 पार्ट्स जो थे वो चैनल के ऊपर पहले अपलोड किए थे, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को क्लिक करने से मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। इससे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने प्यूबर्टी से रिलेटेड जो भी जनरल बातें थीं उनके ऊपर डिस्कशन कर लिया था। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हम थोरोली स्टडी करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस द मेल जर्म सेल्स और स्पर्म्स। ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर मेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इट मीन स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, एंड ऑर्गन्स दैट डिलीवर देम टू नियर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इसके अंदर ऐसे ऑर्गन्स पाए जाएंगे जो कि उन स्पर्म्स को डिलीवर करेंगे, डिलीवर का मतलब स्थानांतरण करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। और वो दूसरी जगह कौन सी होगी? वो होगी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट मीन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर हम बात करें कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ये एक ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है, और ऑर्गन सिस्टम का जो निर्माण होता है वो अलग अलग टाइप के ऑर्गन से होता है। तो इसमें कौन से ऑर्गन हैं? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, ए पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, अ पेयर ऑफ वासा डेफ्रेंशिया, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, अ पेयर ऑफ काउपर ग्लैंड्स एंड पेनिस। ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये सभी कंपोजिट फॉर्म में मिलकर, एक जैसी फॉर्म में मिलकर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इन ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है टेस्टिस, जिसको कि सिंगुलर में टेस्टिस कहा जाता है। दे आर मेल गोनाड्स, ये मेल गोनाड्स हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसके साथ में ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी हैं, विच प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। यहीं से आपकी 3 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स की जो दृष्टि है उससे भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो 2 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलता है, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही है कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस क्यों है। तो उसके 2 फंक्शन होने के कारण वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। पहला जो रोल है वो है स्पर्म प्रोड्यूस करना, और दूसरा रोल है मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टिस लाइज आउटसाइड द बॉडी इन अ 2 चैम्बर पाउच ऑफ लूज स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। ये जो टेस्टिस होते हैं ये ह्यूमन मेल के एब्डोमेन में स्थित नहीं होते, लेकिन एब्डोमेन के बाहर 2 पाउच लाइक लूज स्किन के बने हुए पाउच होते हैं जिनको कि स्क्रोटम कहा जाता है। तो ये जो टेस्टिस हैं ये स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। स्क्रोटम हैंग्स डाउन फ्रॉम एब्डोमेन बिहाइंड द पेनिस इन बिटवीन द थाइज। तो थाइज के बीच में स्क्रोटम पाया जाता है। इट एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर। ये थर्मोरेगुलेटर शब्द समझिए, थर्मो यानी टेम्परेचर और रेगुलेटर मीन कंट्रोलिंग। तो ये एक ऐसे ऑर्गन की तरह बिहेव करता है जिसमें कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है बाय चेंजिंग पोजीशंस ऑफ टेस्टिस, क्योंकि इसमें टेस्टिस की पोजीशंस चेंज होती रहती है, एंड कीपिंग अ टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो ऑफ द बॉडी। और लगभग बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उस बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर है वो 1 to 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। अ लोअर टेम्परेचर इज असेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। और ये जो टेम्परेचर का कम होना है ये बहुत ज़रूरी है ताकि ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से होता रहे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठते हैं कि क्यों जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, या फिर जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन में ना होकर स्क्रोटम में क्यों सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में आपको ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टी शो किया गया है। तो आप जब स्लाइड को माइक्रोस्कोप के ऊपर रखे देखेंगे तो आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स उसमें विजिबल होंगी। आपको कनेक्टिव टिश्यू, इट मीन
ऐसे टिश्यूज़ दिखाई देंगे जो कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपको न्यूट्रिटिव सेल्स दिखाई देंगी जो कि स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ऑलमोस्ट ये सर्टोली सेल्स होती हैं, तो न्यूट्रिटिव सेल्स की जगह आप इनको सर्टोली सेल्स भी कह सकते हैं, सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट उसके बाद में ऐसी सेल्स भी हैं जो डिवाइड होकर आपकी स्पर्म सेल्स बनाएंगी। इट मीन ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है स्पर्म मदर सेल। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होंगी ये डिवाइड होकर स्पर्म्स का प्रोडक्शन करेंगी। नेक्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स नेक्स्ट है मेच्योर स्पर्म्स हैं और उसके बाद में लैडिंग सेल्स जो हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करेंगी। तो ये था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईच टेस्टिस हैज़ अ नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि व्हाट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, तो आप उसका आंसर देते होंगे सेल, कि जो लाइफ है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, वो सेल है। इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, तब आपको आंसर देना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू में धसी हुई रहती है। एम्बेडेड का मतलब धसा हुआ होना। लैडिंग सेल्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। लैडिंग सेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती हैं। टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। टेस्टोस्टेरोन बनने के कारण बॉयज़ के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं, जितने भी हमने डिस्कस किए थे कि बियर्ड्स हैं, माउस्टिक्स हैं, ये डेवलप हो जाती हैं। स्किन की जो पिच है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। मस्कुलर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर और जो ऑर्गन है वो है एपिडिडाइमिस। ये जो एपिडिडाइमिस होती हैं, ईच टेस्टिस ओपन इनटू लॉन्ग कॉइल ट्यूब्यूल ऑफ 4 to 6 मीटर लेंथ। इनकी लंबाई होती है 4 से 6 मीटर, और जो ये 12 to 14 5 ट्यूब्यूल्स, और इनका जो निर्माण है वो 12 से 14 छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के माध्यम से होता है, जिनको हम वास एफरेंशिया कहते हैं। यहाँ पर ये टेस्टिस है और टेस्टिस के जस्ट ऊपर ये ऑर्गन आपको शो हो रहा है, ये है एपिडिडाइमिस। द लॉन्ग ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। इट इज फोल्ड एंड कंपैक्टेड अलोंग द बेस। ये जो है फोल्ड हुई रहती है और कॉम्पैक्ट संरचना के रूप में पाई जाती है। साइड एंड हेड ऑफ द टेस्टिस, और ये टेस्टिस के जस्ट साइड में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। इट स्टोर एंड नरिशेज द स्पर्म्स। इन स्पर्म्स को स्टोर करती है और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट है वास डेफरेंशिया। तो वास डेफरेंशिया को आप सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे तो वास डेफरेंस कहेंगे। एपिडिडाइमिस ओपन इनटू थिक मस्कुलर ट्यूब नोन एज वास डेफरेंस। तो एपिडिडाइमिस वास डेफरेंस में ओपन होगा और इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। वास डेफरेंस इज 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। 30 से 35 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होगी, और जो वास डिफरेंशिया है वो अपनी तरफ दोनों तरफ से खुलकर एक बॉडी में एंटर हो जाएंगी, जिसको कि हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट दैट जॉइन द यूरेथ्रा, और जो इजैकुलेटरी डक्ट है जो स्पर्म्स को बाहर की तरफ इजैकुलेट करेगी, बाहर निकालेगी, वो यूरेथ्रा के साथ में जुड़ जाती है और बनाती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसका मतलब है इससे दो चीज़ें बाहर निकलती हैं, एक तो यूरिन और एक जेनाइटल का मीन स्पर्म्स। यूरिनोजेनाइटल डक्ट रिसीव सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड। इसी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रेशन डालती है और काउपर्स ग्लैंड अपना सिक्रेशन डालती है। एंड देन एंटर द पेनिस ओपन एंड इट सिट्स। और ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पेनिस के जो टिप है वहाँ पर ओपन हो जाती है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये फ्रंट व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फ्रंट व्यू में हम देख रहे हैं कि 2 1 पेयर टेस्टिस आपको दिखाई दे रहे हैं, स्क्रोटल सैक्स दिखाई गए हैं जिनके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। पेनिस का जो हेड है जिसको कि हम ग्लांस पेनिस कहते हैं वो इसमें शो हो रहा है। प्रिप्यूज आपको दिखाई दे रही है। प्रिप्यूज एक स्किन होती है जो कि पेनिस को कवर करके रखती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टेस्टिस और एपिडिडाइमिस की बात हमने अभी की है। स्पर्म डक्ट हम वास डेफरेंस को ही कहते हैं। यूरेथ्रा है और ये काउपर ग्लैंड शो हो रही हैं, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड शो हो रही हैं, और ये सेमिनल वेसिकल ऑर्गन है जिनमें वास डेफरेंस ओपन होती है। और ये ब्लैडर है और ये ट्यूब जो है जिसको हम यूरिनरी
डक्ट कहते हैं, ये डक्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर से आती है। नेक्स्ट जो हमारा है ऑर्गन वो है सेमिनल वेसिकल। दे आर अ पेयर ऑफ लोबुलेटेड ग्लैंड, ये लोब्स के रूप में ग्लैंड होती है दैट प्रोड्यूसेस 60 to 70% ऑफ सेमन प्लाज्मा। जो सीमन होता है उसका 60 से 70% प्लाज्मा जो है वो सेमिनल वेसिकल के थ्रू बनता है। हैविंग फ्रक्टोज, इसके अंदर फ्रक्टोज पाई जाती है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं और केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि स्पर्म्स को नरिशेस यानी कि न्यूट्रिशन देते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं। इट इज़ विस्कस, ये जो तरल है बहुत गाढ़ा होता है और एल्कलाइन मीन जो इसका नेचर है वो बेसिक होता है, साथ जो पीएच है उससे जस्ट ऊपर होता है। हम एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो ये फ्रक्टोज है ये ह्यूमन के अंदर सिर्फ मेल्स के अंदर जो भी सीमन है उसी में पाई जाती है ये फ्रक्टोज शुगर। और जो रेप टेस्ट होते हैं, रैप टेस्ट जो होते हैं फीमेल्स के, उस रैप टेस्ट में इस फ्रक्टोज की ही जांच की जाती है। अगर फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज मिलता है तो वो रैप पॉजिटिव होती है या फिर रैप नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर ये फ्रक्टोज इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज़ अ सिंगल लार्ज पिरामिड ग्लैंड, ये पिरामिड शेप की ग्लैंड होती है दैट अकर इन एरिया ऑफ यूनियन ऑफ यूरेथ्रा एंड इजाकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो है ये क्या कहलाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज थिक मिल्की, बहुत गाढ़ा दूधिया कलर का इसका सिक्रेशन निकलता है, बेसिक होता है। इट कंटेन केमिकल्स असेंशियल फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, इसके अंदर ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि स्पर्म्स को मोटाइल यानी गतिशील बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। द सिक्रेशन फ्रॉम 20 to 30% ऑफ द सीमन प्लाज्मा, 60 से 70% तो सेमिनल वेसिकल ने सीमन बनाया था और बचा हुआ 20 से जो 30% भाग है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। नेक्स्ट जो है वो है काउपर्स ग्लैंड, जिनका कि दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दे आर ए पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड दैट ओपन इनटू यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये जो है ये क्या है, पेयर के रूप में है, ये दिख रही है आपको, और ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है उसके ऊपर की तरफ ओपन होती हैं। द सिक्रेशन इज एल्कलाइन, इनका जो स्रवण है वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। इट इज़ रिच इन म्यूकस, म्यूकस इसमें पाई जाती है और ये जो सिक्रेशन है वो लुब्रिकेट करता है यूरिनोजेनिटल डक्ट को। और जो एसिडिटी थी फीमेल के वेजाइना में या फिर और कहीं पे जो भी एसिडिक मीडियम है उसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। लास्ट ऑर्गन पेनिस, इट इज़ मेल इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये कॉपुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हेल्प करता है। इट्स टिप इज ब्रॉड सेंसिटिव कॉल्ड ग्लांस, और ग्लांस पेनिस इसका जो टिप है वो ग्लांस पेनिस कहलाता है। ग्लांस कवर्ड बाय फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड प्रोफ्यूज, ये भी मैंने आपको बताया कि जो स्किन है जो कवर करके रखती है वो प्रोफ्यूज कहलाती है। इंटरनली पेनिस हैज 3 कॉलम, अगर अंदर की तरफ से देखें पेनिस को तो पेनिस के 3 कॉलम्स होते हैं जिसमें कि 3 टाइप के टिश्यूज जो होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यूज वो पाए जाते हैं। पहला होता है कार्पस कॉर्वेनोसम, दूसरा होता है कार्पस स्पॉन्जियोसम, तीसरा होता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में द कॉलम गेट्स फिल्ड विद ब्लड ड्यूरिंग इरेक्शन, और जब पेनिस का इरेक्शन होता है, पेनिस इरेक्ट होता है तो उसके दौरान इन कॉलम्स में ब्लड फिल हो जाता है। और ब्लड फिल होने का मतलब है कि जो स्पर्म्स हैं वो वेजिना के अंदर क्या किए जाएंगे, पोर किए जाएंगे, डिस्चार्ज किए जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेक्शनल व्यू की बात करें तो यहाँ पर जो है ग्लांस पेनिस है। नेक्स्ट वन प्रोफ्यूज यानी कि आउटर मोस्ट स्किन की बात की जा रही है। यूरिनोजेनिटल डक्ट शो हो रही है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, अभी हमने टिश्यू की बात की जिसमें ब्लड फिल होगा। कॉर्पस कॉर्वेनोसम जिसमें ब्लड फिल होगा। ये इंगुइनल जो कैनाल आपको शो हो रही है, ये इंगुइनल कैनाल एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि पैसेज होता है जिसके थ्रू जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं वो जेनाइटल ऑर्गन्स के साथ में कनेक्शन बनाते हैं। पेनिस आपको शो हो रहा है पूरा, प्यूबिक बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पर यूरेटर जो यूरिन लाने का काम करेगी, वास डेफरेंस जो कि सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स को पोर करेगी, इजाकुलेटरी डक्ट जिससे स्पर्म्स बाहर आएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सेमिनल प्लाज्मा का 20 से 30% भाग बनाएगी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, काउपर ग्लैंड है जो कि म्यूकस सिक्रेट करेंगी, और वास डिफरेंस के यहाँ पर एपिडाइडिमिस है जो कि स्टोर करता है, नरिश करता है, और यहाँ पर जो है गुब्रेलुकुलम ये भी एक तरीके से ब्लड को जो है अपने अंदर स्टोर करता है। स्क्रोटम यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर हैं। आप इस डायग्राम को बार बार बनाकर इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके ऊपर जो एग्जाम्स में बहुत बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्क्रिप्शन के रूप में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सीमन। इट इज़ मिल्की विस्कस एल्कलाइन फ्लूइड, ये बहुत मिल्की होता है, गाढ़ा होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है, इजाकुलेटेड बाय मेल ड्यूरिंग ऑर्गाज्म, और जो कि प्लेजर का टाइम होता है, जब ह्यूमन मेल को प्लेजर होगा, ऑर्गेज्म आएगा, उस समय ये डिस्चार्ज किया
जाएगा। द क्वांटिटी इज 2.5 to 4 मिली ml, जो इसकी क्वांटिटी होती है वो 2.5 से 4 ml के बीच में होती है, विद 300 to 400 मिलियन स्पर्म, और इसमें 300 से 400 के लगभग मिलियन स्पर्म्स डिस्चार्ज होंगे। द एल्कलिनिटी करेक्ट एसिडिटी ऑफ मेल यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एज वेल एज दैट वेजाइना। तो ये जो एल्कलिनिटी है, एल्कलाइन होने के कारण जहाँ जहाँ इसको एसिडिटी मिलेगी उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सीमन कंटेन फ्रक्टोज, प्रोटीन एंड सेवरल केमिकल। इनके अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, पहला फ्रुक्टोज, प्रोटीन और केमिकल। नरिशमेंट एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जिनसे कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन और मोटिलिटी प्राप्त होगी। सम केमिकल इंड्यूसेस मूवमेंट इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फॉर क्विक पैसेज ऑफ स्पर्म, और इन्हीं के कारण जो स्पर्म का पैसेज है वो बहुत ज़्यादा क्विक या तेजी से हो जाता है। लास्ट है स्पर्म, दे आर टिनी डार्ट लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत छोटे छोटे डार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मेल गैमेट्स होते हैं। ईच ऑफ विच हैज़ 3 पार्ट, जिनमें 3 भाग होते हैं, हेड है, मिडिल पीस है और लॉन्ग टेल है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। ये जो है हेड, ये है मिडिल पीस और ये है इसका टेल। तो ये स्पर्म है। हेड कंटेन जेनेटिक मटेरियल, हेड के अंदर इसका डीएनए होता है और न्यूक्लियस होता है। कैप्लाइक एक्रोसोम इनके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है, और उस एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके कारण एग को पेनिट्रेट किया जाता है, एग को भेदा जाता है। द टेल हेल्प द स्पर्म टू मूव टुवर्ड द फीमेल गैमेट। टेल के कारण ये मूव करते हुए मेल गैमेट तक, फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। द मिडिल पीस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट, और मिडिल पीस के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, एनर्जी के पावर हाउस होते हैं। इसी कारण ये क्या करता है, वहाँ तक मूव करता हुआ पहुंचता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस एन ओवम पीरियडिकली। इसके अंदर ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो पीरियडिकल क्या करेंगे, वेरियस टाइप के ऑर्गन्स जो होंगे वो ओवम फॉर्मेशन का काम करेंगे। फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, ओवम का फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, एंड लेटर ग्रोथ इनटू अ फीटस, और बाद में उस जायगोट को फीटस में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी। तो इसके अंदर एक पेयर ओवरी पाई जाती है, एक पेयर फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, एक यूट्रस होता है, एक वेजिना होती है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया होती हैं, पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं। एडिशनली द फीमेल पजेस मेमरी ग्लैंड्स। इसके अलावा फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड होती हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से वो जो यंग वन है उसको नरिश करने का, इन्फेंट से नवजात को जो होते हैं, इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। नेक्स्ट जो है वो है ओवरीज। 1 बाय 1 हम इन ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे। तो जो ओवरीज होती हैं ये पेयर हैं आलमंड शेप की, बादाम की शेप की एक पेयर होती हैं। फीमेल के गोनाड्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ये भी ओवम का निर्माण करेंगी और 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करेंगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नियर द किडनी के पास में होती है। व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, जैसे ही एक गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है, हर ओवरी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग और फॉलिकल। तो उस जो गर्ल चाइल्ड है उसके ओवरी के अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योर 1000 के लगभग एग्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी अ फ्यू फॉलिकल बिगिन और मैच्योर एवरी मंथ। और प्यूबर्टी के बाद में क्या होता है कि जो कुछ फॉलिकल्स हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट करते हैं और 28 डेज 28 दिन तक, बट ओनली 1 रीचेज मैच्योरिटी, और इनमें से एक मैच्योरिटी तक पहुंचता है। अल्टरनेट 2 ओवरी, दोनों में से कोई एक ओवरी एक ओवम रिलीज करती है। बिसाइड्स फॉर्मिंग ओवा, ओवरी सिक्रेट 2 टाइप ऑफ फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये ओवम तो बनाएगी, साथ में 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करेगी। फर्स्ट होगा एस्ट्रोजन, दूसरा होगा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये इन कंट्रोल्स करेगा कैरेक्टर्स को। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करेगा, यूट्रस की लाइनिंग यानी कि त्वचा को बना के रखेगा और एम्ब्रियो को उसके अंदर फिट करवाने का काम करेगा, मतलब उसके अंदर इम्प्लांटेशन को चेक करने में हेल्प करेगा प्रोजेस्टेरोन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपको फंडस शो हो रहा है, यूट्रस का ऊपरी भाग। जो फैलोपियन ट्यूब है वो 3 भागों में डिवाइड है, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंटिबुलम। तो इन्फंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस ये 3 भाग है। लिगामेंट वो होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। फिम्बरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एग को कलेक्ट करती हैं। ये यूट्रस है, यूट्रस में जो अंदर की लेयर है वो एंडोमेट्रियम है, बाहर की तरफ जो लेयर है वो पेरीमेट्रियम है और बीच वाली जो है वो मायोमेट्रियम है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा वो एंडोमेट्रियम के थ्रू जो परिवर्तन होंगे उसके कारण आएगा। बच्चे का जो जन्म होगा, पार्चुरेशन, वो मायोमेट्रियम में जो कंट्रैक्शंस होंगे उनके कारण होगा। पेरीमेट्रियम इसकी प्रोटेक्शन का वर्क करेगी। ओवरी शो हो रही हैं, सर्वाइकल कैनाल आपको दिखाई दे रही है, जब बर्थ कैनाल बनेगी। सर्विक्स है यहाँ पर, नैरो पोर्शन ऑफ वेजिना, वेजिना दिखा रखा है और वेजिनल फोल्ड आपको इसमें शो किया हुआ है।
सेकंड जो ऑर्गन है वो है फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। दे आर अ पेयर ऑफ कवर ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। आपको फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो याद रखनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। एट द डिस्टल एंड ऑफ द टू फैलोपियन ट्यूब ओपन इनटू यूट्रस, दूरस्थ भाग से ये ओपन हो जाती हैं यूट्रस में। प्रॉक्सिमल जो है वो ओवरी के पास में होता है। इट हैज़ ए फनल शेप स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। फनल यानी कीप आकार आकृति होती है, जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, हीरा कीप आकार आकृति। नेक्स्ट उसके बाद में द फैलोपियन ट्यूब इज स्लाइटली स्वोलन बिहाइंड द इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के पीछे जाकर ये थोड़ी सी फूल जाती है, उस फूले हुए भाग को हम कहते हैं एम्पुला। और नेक्स्ट उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन की जगह होती है, इस्थमस एम्पुला जंक्शन, वहाँ पर स्पर्म जो है ओवा से फ्यूज कर जाते हैं। थर्ड जो ऑर्गन है यूट्रस, जिसको हम वॉम्ब यानी गर्भाशय भी कहते हैं। इट इज़ एन इन्वर्टेड पायरिफॉर्म, ये उल्टा नाशपाती के आकार का मसल से बना हुआ थिक वाल जो है स्ट्रक्चर होता है बैग लाइक, विच इज़ स्पेशल टू रिटेन एंड नरिश द फीटस, जो कि फीटस जो होता है उसको रिटेन यानी पकड़ कर रखता है, नरिश करता है। इट्स इंटरनल लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, इसके अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम कहलाती है। बहुत ज़्यादा वेस्कुलर और ग्लैंडुलर होती है, जिसके अंदर वेरियस टाइप की वेसल्स और ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यूट्रस रिपेयर टुवर्ड द लोअर एंड टू फॉर्म सर्विक्स, यूट्रस का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स जो है वो वेजिना में खुलती है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम वेजिना की बात करें तो वेजिना जो है फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, बर्थ कैनाल की तरह बिहेव करेगा और पैसेज वे भी बनेगा मेंस्ट्रुअल फ्लो का। वेजिना जो है 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मस्कुलर यानी मसल से बनी होती है, टेंसिबल ट्यूब होती है विच एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स टू वेजाइनल ऑरिफाइस, और ये जो है सर्विक्स से लेकर वेजाइनल का जो ओपनिंग है ऑरिफाइस वहाँ तक फैली हुई होती है। एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो वो कहलाती है वल्वा, और वो वेजाइनल ऑरिफाइस है लाइज इन डिप्रेशन कॉल्ड वेस्टिब्यूल। वो जो वेजाइनल ऑरिफाइस है वो आगे जाकर वेस्टिब्यूल में ओपन होता है। वेस्टिब्यूल के अंदर 2 पेयर पैशी फोल्ड पाए जाते हैं, लेबिया ऑन द साइड्स, देयर इज अ यूरिनरी मीटस, एक मीटस यानी छेद होता है, यूरिनरी ओपनिंग होती है। अ स्मॉल पी शेप इरेक्टाइल ऑर्गन नोन एज क्लाइटोरिस, जो पी शेप के आकार की इनके अंदर क्लिटोरिस होती है यूरिनरी मीटस के जस्ट ऊपर। नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड, दे आर अ पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड विच ओपन लेटरल टू वेजाइनल ऑरिफिस। वेजाइनल जो ऑरिफिस है ओपनिंग है उसके जस्ट ये लेटरल कंडीशन में होती है, साइड में होती है। देयर सिक्रेशन लुब्रिकेट एंड न्यूट्रलाइजेज एनी एसिडिटी ऑफ वेजिना। तो ये क्या करेंगे, वेजिना को लुब्रिकेट करेंगे एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल जो कि एक्ट होने वाला है उस समय, और उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, जो एसिडिटी होती है उसको भी न्यूट्रलाइज करेंगे। नेक्स्ट है ब्रेस्ट, दे आर अ पेयर ऑफ राउंड थोरासिक प्रोमिनेंस विच डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो थोरासिक केज होता है उस थोरासिक केज के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं प्यूबर्टी के दौरान, बट बिकम्स एक्टिव ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लेकिन एक्टिविटी कब होती है, जब एक फीमेल बच्चे को जन्म देती है तब। ईच ब्रेस्ट हैज़ अ मल्टी पोरस मीडियन निपल, ब्रेस्ट के अंदर निपल पाई जाती है जिसका पिगमेंटेड बेस होता है। इंटरनली इट कंटेन अ नंबर ऑफ मिल्क और मेमरी ग्लैंड, अंदर की तरफ से इनमें बहुत सारी मेमरी ग्लैंड पाई जाती है जो कि पार्चुरेशन यानी प्रसव के दौरान एक्टिव हो जाती है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, मीडियन सेक्शन देखें तो फैलोपियन ट्यूब्स आपको शो हो रही हैं, इन्फंडिबुलम शो हो रहा है, ओवरी शो हो रही है, सर्विक्स आपको शो किया गया है, वेजिना आपको शो किया गया है, और वेजाइनल ऑरिफाइस इसमें शो हो रहा है, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, वल्वा शो हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में क्लाइटोरिस इसमें शो हो रही है, यूरेथ्रा इसमें शो हो रहा है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलेगा, यूट्यूबिक बोन्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर हैं, और यूट्रस भी इसमें शो किया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर। जैसे डायग्राम्स हमने देखे, स्ट्रक्चर हमने समझा, अब हम उसके बाद में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी कैन अकर विद इन 2 to 3 days ऑफ ओवुलेशन। जैसे ही ओवुलेशन होगा, एग बाहर आएगा ओवरी से, उसके 2 से 3 दिन के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जनरली बिटवीन 14 to 16 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये जो डेट रहती है वो रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 से 16 दिनों के बीच में। स्पर्म डिपॉजिट इन वेजाइना, जैसे स्पर्म को वेजाइना में डिपॉजिट किया जाता है, विल ट्रैवल टू ऑल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये स्पर्म जो है ट्रैक्ट के अंदर पैसेज करते हुए, ट्रैवल करते हुए, मूवमेंट ऑफ द लैटर एंड पार्टली बाय मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म मूवमेंट करते हुए आगे आगे जाते हैं। अ सिंगल स्पर्म फ्यूज विद द एग, एक सिंगल स्पर्म जो है एग से फ्यूज हो जाता है और बन जाता है जाइगोट। जाइगोट जो है वो 2n स्ट्रक्चर है, इट मीन वो डिप्लॉयड है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग का जो फ्यूज़न है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पे ये जो स्पर्म्स थे ये मूव करते करते जा रहे थे, और इसमें से एक स्पर्म जो है वो मूव कर गया, और मूव करके कहाँ पर आ गया,
ओवन के पास तक आ गया। आते ही इसमें क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होते ही ये बैक मूव करता है, वापस से मूव होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन अकर्स जनरली इन एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइज्ड एग अंडरगोज क्लीवेज। अब उसके अंदर जो है क्लीवेज स्टार्ट होगा। ये क्लीवेज क्या है, ये माइटोटिक डिवीजन है जिसमें एक सेल से 2 सेल बनती हैं और क्रोमोसोम नंबर जो है इक्वल रहते हैं। बार बार माइटोसिस होने के कारण सेल्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स, और सेल्स की एक बॉल बनेगी जिसको कि कहेंगे मोरूला। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ये देखिए फर्स्ट क्लीवेज है, बॉल ऑफ ये बन गया है, मोरूला आ गया यहाँ पे। फर्स्ट क्लीवेज हुआ, जो ना पेलुसिडा बना, 2 सेल स्टेज आया, 4 सेल स्टेज आया, 8 आया और ये बॉल बन गई। बॉल को हमने कहा मोरूला। नेक्स्ट उसके बाद इट बिगन टू डिसेंड एंड रीच द यूट्रस। ये नीचे की तरफ आता है, यूट्रस में पहुंचता है 7th डे तक। बाय दिस टाइम द एम्ब्रियो ऑफ ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। 7वें दिन तक ये जो एम्ब्रियो था वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। अगर हम ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर देखें तो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है वो इसकी कहलाती है ट्रोफोडर्म। बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है, ट्रोफोडर्म, इस तरीके से। और ट्रोफोडर्म के अंदर सेल्स का एक गुच्छा पड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं इनर सेल मास। ये तो है ट्रोफोडर्म और ये है इनर सेल मास। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट सेंड फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ब्लास्टोसिस्ट से फिंगर जैसी आउटग्रोथ निकलती जिसको हम कहते हैं विली। तो ये जो विली निकलती हैं ब्लास्टोसिस्ट से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्लास्टोसिस्ट आपको शो की गई है यहाँ पे। ब्लास्टोसिस्ट से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिनको कहते हैं विली। इनटू यूट्राइन वाल ऑफ फिक्सेशन, और यूट्रस की वाल में ये फिक्स हो जाती हैं और फिक्स होने की प्रोसेस कहलाती है इम्प्लांटेशन। ये यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में द कंटेक्ट रीजन ग्रो टू फॉर्म अ स्पेशल स्पॉन्जी डिस्क शेप टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। और जहाँ पर ये जो ट्यूब बन रही है, ये अटैचमेंट हुआ है, उसको हम कहते हैं प्लासेंटा। यहाँ पर एक टिश्यू डेवलप होता है जिसको कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा के बाद में in placenta villi of the embryo come in contact with blood sinuses to the urinous. Glucose, amino acids, oxygen and other useful material pass from mother to the embryo. तो ये सारी चीज़ें जो है प्लासेंटा के थ्रू मदर जो है वो एम्ब्रियो को पास करती है। वेस्ट सब्सटेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड बाय द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू द मदर्स ब्रेस्ट थ्रू द प्लासेंटा। और रिजल्ट में, बदले में जो एम्ब्रियो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्लासेंटा के थ्रू मैटरनल बॉडी के अंदर आ जाती है। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच द ग्रोविंग फीटस विद द प्लासेंटा। इंपॉर्टेंट कीजिए, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फीटस और प्लासेंटा को आपस में जोड़ता है। टोटल पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। जितना भी ये पीरियड जिसमें बच्चा पेट में रहेगा उसको कहते हैं गर्भावधि, गर्भावस्था। इट इज़ 270 डे। ये फीमेल के अंदर जो है, ह्यूमन के अंदर 270 दिन के लगभग होती है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस गेस्टेशन पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी 40 वीक और 280 डे बाय कैलकुलेटिंग। और कैलकुलेशन के बेस पे देखें तो ये 40 वीक का या 280 दिनों का होगा फ्रॉम द डे ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन। ये जो दिन गिने जाएंगे, ये पहली बार जो आई थी मेंस्ट्रुएशन वहाँ से गिने जाएंगे। द मेच्योर फीटस इज डिलीवर, और जैसे ही फीटस मेच्योर होगा, परिपक्व होगा, उसको बाहर की तरफ डिलीवर किया जाएगा। द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी, और बच्चे को जन्म देने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है पार्चुरेशन, यानी कि प्रसव की क्रिया। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, और डिफरेंसेस जो हैं वो हैं गेस्टेशन और पार्चुरेशन के बीच में। गर्भावधि क्या होती है और प्रसव की क्रिया क्या होती है। गेस्टेशन का जो नेचर है वो पीरियड है ग्रोथ से लेकर डेवलपमेंट तक का, और ये जो होता है गेस्टेशन वो वुम्ब यानी गर्भाशय में होता है, बच्चेदानी में होता है। पार्चुरेशन जो है वो डिलीवरी है मैच्योर फीटस की मदर के द्वारा। गेस्टेशन का जो पीरियड है वो 270 दिन है और पार्चुरेशन का जो है बस वो कुछ घंटों का है। हार्मोन की बात करें तो गेस्टेशन जो है उसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG। फुल फॉर्म आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखें, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये आपको गेस्टेशन पीरियड में चाहिए। जबकि पार्चुरेशन के लिए इट अकर इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है मदर की, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करती है, जिसके कारण प्रसव की क्रिया हो पाती है। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लीव फॉर 1 डे। अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये 1 दिन तक जिंदा रहेगा। एंड देन एक्सपेल, उसके बाद में बाहर निकल जाएगा। दिस सेट इन मोशन व्हाट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल और ओवेरियन साइकिल। ये जो सेट होंगे सारे एक्टिविटीज के, ये मेंस्ट्रुअल और ओवेरियन साइकिल कहलाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज। इनके अंदर साइक्लिक चेंजेस आएंगे दैट अकर इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल। और ये जो साइक्लिक चेंजेस आएंगे किस में आएंगे, रिप्रोडक्शन का जो साइकिल था उसमें।
विद अ पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 28 डे, और ये परिवर्तन जो है हर 28 दिन बाद में स्टार्ट होगा। एवरी मंथ द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, हर महीने यूट्रस अपने को तैयार करेगा फर्टिलाइज्ड एग को प्राप्त करने के लिए। इट्स लाइनिंग और एंडोमेट्रियम बिकम थिक, इसकी जो एंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर है वो बहुत मोटी हो जाएगी, स्पॉन्जी हो जाएगी, ताकि वो नरिश कर पाए फ्यूचर में फीटस को। वो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो लाइनिंग मोटी हुई थी वो ब्रेक डाउन होगी धीरे धीरे और कम आउट वेजिना, वेजिना से बाहर आएगी और अपने साथ में ब्लड और म्यूकस को भी लाएगी। द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन विद द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड ब्रोकन पीस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर निकलेंगी वो कहलाएंगी मेंस्ट्रुएशन। और ये जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो 3 से 5 दिनों का इसका समय होता है। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन आता है उसको कहते हैं मेनार्के, और रजोदर्शन इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्टॉप बिटवीन एज ऑफ 45 to 50, 45 से 50 के बीच में ये रुक जाती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मेनोपॉज, और हिंदी में कहते हैं रजोनिवृत्ति। द साइकिल आल्सो स्टॉप टेम्परली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये जो साइकिल है अस्थायी रूप से प्रेगनेंसी के दौरान भी बंद रहता है। डिफरेंसेस की बात करें तो मेनार्के जो है पहली मेंस्ट्रुएशन है गर्ल्स की लाइफ में, और जो मेनोपॉज है वो वुमन की लाइफ में आखिरी मेंस्ट्रुएशन है। एज की बात करें तो पहली बार मेंस्ट्रुएशन 11 से 13 साल में आ जाता है, और लास्ट जो होता है 45 से 50 के बीच में रहता है। रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है मेनार्के के समय रिप्रोडक्टिव लाइफ की स्टार्टिंग होती है, और मेनोपॉज के समय रिप्रोडक्टिव लाइफ की दी एंडिंग हो जाती है। बोन मास की बात करें तो मेनार्के में बोन मास इंक्रीज होता है, जबकि जो मेनोपॉज है उसमें रिडक्शन होता है बोन मास में, और ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बढ़ने का मतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें कि मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने के कारण जो महिलाओं की जो हड्डियां होती हैं वो क्षणभंगुर हो जाती हैं, और थोड़ी बहुत चोट लगने पर ही टूटने का डर बना रहता है, और ये बीमारी कहलाती है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन के दौरान। तो जो ओवुलेशन है वो क्या है, ये लिबरेशन है ओवम का ओवरी से ओवम का बाहर निकलना कहलाता है ओवुलेशन। और मेंस्ट्रुएशन का मतलब है ब्लड, म्यूकस और ब्रोकन एंडोमेट्रियम लाइनिंग का वेजिना के थ्रू बाहर आना। कॉजेज की बात करें तो जो ओवुलेशन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ने के कारण होता है, जबकि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, उनकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। ओवुलेशन की बात करें तो ये 13 और 14 दिन जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के उस दिन होगा, जबकि मेंस्ट्रुएशन जो है वो पहले 3 से लेकर 5 दिन तक होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ओवुलेशन में क्या होती है, ओवुलेशन के दौरान फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जबकि मेंस्ट्रुएशन में इसका डिजनरेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम झड़ने लग जाती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ओवुलेशन के बाद में जस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, और मेंस्ट्रुएशन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एब्सेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव कपल हैं वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहें, लीड टू रेस्पॉन्सिबल सेफ रहें अपने आप में, एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, और उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हों, कपल्स एक दूसरे के साथ में सेटिस्फाई हों। इट प्रोवाइड अवेयरनेस टू बोथ मेल एंड फीमेल रिगार्डिंग फर्टिलिटी। और जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो जागरूकता फैलती है मेल और फीमेल दोनों में। मैथड्स के बारे में उनको पता लगता है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या को कम करने में मदद मिलती है। एन्जॉइंग फैमिली लाइफ, और जब बच्चों की संख्या कम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। रेयरिंग द चिल्ड्रन विद बेटर रिसोर्सेज, और जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण वो अच्छी तरीके से अच्छे रिसोर्सेज के साथ कर पाते हैं। प्रिवेंट कैचिंग ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज को कैच करने से रोका जा सकता है। एंड मैनेज डिसऑर्डर्स, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। गेटिंग दैम ट्रीटेड द अर्लियर, और उनको ईजिली हम ट्रीट भी कर सकते हैं। अब हम फैमिली प्लानिंग की नीड के ऊपर चर्चा करते हैं कि नीड क्यों है फैमिली प्लानिंग की। पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज ग्रोइंग जियोमेट्रिकली विद द रिसोर्सेज कैन इंक्रीजेज अर्थमेटिकली। जो रिसोर्सेज हैं वो तो अर्थमेटिकली ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि जो लाइफ हमारी जो बढ़ रही है, संख्या जो बढ़ रही है वो जियोमेट्रिकली यानी दुगनी तिगुनी चौगुनी स्तर से बढ़ती जा रही है। एज अ रिजल्ट despite best efforts of Indian government, all requirements of the citizens is falling short। अब इसका परिणाम ये है कि भले ही इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयत्न कर रही है, बट ये सारे प्रयत्न जो हैं बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने बहुत कम लग रहे हैं। मे बी हेल्थ सर्विसेज, चाहे ये हेल्थ का बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, हाउसिंग की बात हो, एम्प्लॉयमेंट रोजगार की बात हो, न्यूट्रिशन पोषण की बात हो, कुछ भी बातें हों, ये सरकार के द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो बढ़ती जनसंख्या के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल है। Consequently, the nation is unable to raise the standard of the citizens, और परिणाम स्वरूप जो देश है वो नागरिकों के लिए अच्छी जो स्टैंडर्ड्स हैं
सिटीजन्स के लिए वो लागू नहीं कर पा रहा। अ सिमिलर सिचुएशन अकर्स वेयर द फैमिली हैज़ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द पेरेंट आर अनेबल टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन। ऐसा ही होता है कि अगर एक फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो माँ बाप जो हैं वो प्रत्येक बच्चे को सुख सुविधा पहुँचा नहीं पाते। मीट देयर जेन्युइन नीड्स ऑफ क्लॉथिंग, जो इनकी जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्लॉथिंग यानी उनको कपड़े चाहिए वो नहीं पहना पाते, बुक्स चाहिए वो नहीं दिलवा पाते, गुड एजुकेशन नहीं दिलवा पाते, स्पोर्ट्स नहीं दिलवा पाते, एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते, काउंसलिंग नहीं कर पाते, गाइडेंस नहीं दे पाते बच्चों को, और एक तरीके से स्पेस भी नहीं रख पाते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ईच फैमिली शुड नॉट हैव मोर देन 2 to 3 चिल्ड्रन, वेल स्पेस टू दैट द फैमिली कैन प्लान फॉर देयर गुड एजुकेशन, करियर एंड सेटलमेंट। तो मुख्य बात यही है कि हर फैमिली को अपने अंदर 2 या 3 बच्चे रखने चाहिए ताकि वो उनके फ्यूचर से लेकर आपस में तालमेल बैठा सके। फैमिली प्लानिंग इज अ प्रोग्राम टू लिमिट द साइज ऑफ फैमिली थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ सम कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब गर्भ जो है उसको धारण करना, तो कंसेप्शन को रोकना ही फैमिली प्लानिंग है। एंड स्पेसिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के जन्म के बीच में स्पेस देना भी फैमिली प्लानिंग है। इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल और फर्टिलिटी कंट्रोल। इसको बर्थ कंट्रोल और फर्टिलिटी कंट्रोल भी कहते हैं। इट रेगुलेट द नंबर ऑफ 1 चिल्ड्रन थ्रू डेलिब्रेट कंट्रोल ऑफ कंसेप्शन। जानबूझकर जो गर्भ अवस्था है उसको रोकना ही क्या कहलाता है, फैमिली प्लानिंग कहलाती है। चिल्ड्रन बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, जो चिल्ड्रन है वो चॉइस के थ्रू चूज करें, चांस के थ्रू नहीं। इन्वर्टेड रेड कलर ट्राइंगल इज द साइन ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर फैमिली वेलफेयर। तो इन्वर्टेड जो रेड कलर ट्राइंगल होता है, इस तरीके से ये ट्राइंगल जो बनाया है ये फैमिली प्लानिंग के लिए, वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। किस किस मेथड से फैमिली प्लानिंग हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन, गर्भ निरोध। प्रेगनेंसी को टालना गर्भ निरोध कहलाता है, कंट्रासेप्शन कहलाता है। द टेक्निक इन प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और जिन तकनीकों के माध्यम से ये किया जाता है वो गर्भ निरोधक युक्तियां या फिर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहलाती है। फर्स्ट जो इसमें मेथड है वो मैकेनिकल बैरियर है। दे प्रिवेंट कंट्रासेप्शन बाय प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम द एंटरिंग यूट्रस। ये जो मेथड है ये स्पर्म को रोक देते हैं यूट्रस में एंटर होने से। इसमें पहला जो है वो कॉन्डोम। इट इज़ ट्यूबुलर लैटेक्स, ये लैटेक्स की शीट होती है जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है, विच इज़ वर्न ओवर द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल का जो पेनिस है उसके ऊपर इसको ऐड किया जाता है। एंड ड्यूरिंग द सेक्स अनदर बेनिफिट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। पहला तो इससे प्रोटेक्शन होगा कि इससे स्पर्म्स का जो है ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो है इसके थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी फैलने से रोका जाता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैप। जो सर्वाइकल कैप इसमें शो की गई है ये वाली, तो जो सर्वाइकल कैप्स हैं ये क्या होती हैं, इट इज़ रबर निपल। ये रबर की बनी हुई निपल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फिटेड ओवर द सर्विक्स। सर्विक्स के ऊपर ये फिट कर ली जाती हैं और इनके थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो वेजिना के अंदर एंटर नहीं हो पाते। डायाफ्राम जो है कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं और कंट्रासेप्टिव डायाफ्राम है। इट इज़ ट्यूबुलर रबर शीट, ये रबर की शीट होती हैं, फ्लेक्सिबल मेटल की बनी हुई होती हैं, स्प्रिंग होती हैं, रिंग होती हैं, विद अ फिटेड इनसाइड द वेजिना, जिसको वेजिना में इनसाइड में फिट कर दिया जाता है। इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये सेकंड मेथड है जिसको हम IUCD और IUD कहते हैं, फुल फॉर्म पूछ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। They are devices made of plastic, metal or combination of two which inserted in the uterus prevent insemination by destroying sperm and preventing their passage into fallopian tube। प्लास्टिक की, मेटल की या दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। और इन यूट्राइन डिवाइसेस को यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जो इंसेमिनेशन होगा, सीमन जो अंदर जाएगा, स्पर्म को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, उसको पहले ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये IUDs कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि लूप के रूप में, स्पाइरल्स के रूप में, रिंग, बाउ, शील्ड्स, किसी भी रूप में हो सकती है। बो का मतलब है तीर लायक, तीर जैसे स्ट्रक्चर। द मोस्ट कॉमन जो है इसके अंदर IUDs वो है कॉपर टी। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो है कॉपर टी। आप याद रखिए कॉपर टी जो है मोस्ट कॉमन IUD है, विच प्रोवाइड ज्वाइंट आयोनाइज्ड कॉपर। इनके अंदर कॉपर आयन सिक्रेट होते हैं Cu+2। और ये जो कॉपर आयन है ये क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को रोकते हैं और ये फंक्शनल रहती है 3 से 5 सालों तक। नेक्स्ट उसके बाद में हम हार्मोनल मेथड्स के ऊपर आते हैं।
जो हार्मोनल मेथड्स हैं उसके अंदर आते हैं, वुमेन्स इनको यूज़ करती हैं और इससे प्रोडक्शन ऑफ ओवम को सप्रेस कर लिया जाता है, कम कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें एफएसएच को इनहिबिट किया जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। हार्मोनल मेथड में पहला है ओरल पिल, जो मुंह के द्वारा खाई जाने वाली दवाइयाँ हैं, उनको ओरल कंट्रासेप्टिव कहते हैं। दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन, इनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होती है या प्रोजेस्टिन होती है, विद और विदाउट एस्ट्रोजन, जिसमें एस्ट्रोजन हो भी सकता है और ना भी। सेकेंड होते हैं इम्प्लांट, दे आर सबडर्मल डिवाइसेज, त्वचा के नीचे लगाए जाते हैं, स्किन के नीचे लगाए जाते हैं, विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन, लंबे समय तक कंट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध का काम करते हैं। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स जो होती हैं, दे प्रिवेंट कंट्रासेप्शन आफ्टर कॉइटस, जैसे ही कॉइटस या सेक्सुअल एक्ट हो उसके बाद में ये पिल्स खाई जाती हैं, जैसे कि पिल है T72। हार्मोनल मेथड्स में कासम साइड इफेक्ट्स, इनकी वजह से साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, बिकॉज दे डू चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हार्मोन के जो रेशो होता है बॉडी के अंदर उनको डिफरेंट चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिवर्सिबल स्टेरिलाइजेशन। इट इज़ अ सर्जिकल टेक्निक। ये सर्जरी के माध्यम से की जाने वाली टेक्निक है दैट प्रिवेंट्स पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल। जो क्या करती है, पैसेज को रोक देती है, स्पर्म्स को तो रोक देती है मेल में और ओवा को रोक देती है फीमेल में। द टेक्निक इज कॉल्ड रिवर्सिबल। ये जो है टेक्निक रिवर्सिबल है, बिकॉज बाय अनदर सर्जिकल प्रोसीजर द पैसेज भी कैन बी रिस्टोर, इसको रिस्टोर कर सकते हैं। रिवर्सिबल स्टेरिलाइजेशन इज अदरवाइज पैरामीटर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज ऑफ टू टाइप, वैसेक्टोमी इन मेल एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। तो इनको वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ये वैसेक्टोमी है जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाइट किया गया है, और ये ट्यूबेक्टोमी है जिसमें कि ओविडक्ट्स को कट करके टाइट किया गया है। वैसेक्टोमी है, उसमें वास डिफरेंशिया को कट किया जाता है, कटिंग अ स्मॉल पीस एंड टाइंग द, उनको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि उनके अंदर स्पर्म्स का पैसेज ना हो। ट्यूबेक्टोमी में भी फैलोपियन ट्यूब्स का एक छोटा सा पार्ट कट किया जाता है और उनको लाइगेट किया जाता है ताकि ओवम का जो ट्रांसफर है वो ब्लॉक हो जाए। अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में। वैसेक्टोमी में जो सेक्स है वो इट इज़ अ रिवर्सिबल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक एप्लीकेबल टू मेल, मेल के ऊपर ये लागू होती है, जबकि ट्यूबेक्टोमी जो है फीमेल के ऊपर लागू होगी। सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें वासा डिफरेंशिया को क्या किया जाता है, कट करके स्मॉल पीस बाहर निकाल के बांध दिया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर कट करके लाइगेट किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वैसेक्टोमी के फंक्शन की बात करें तो ये पैसेज ऑफ स्पर्म्स को रोकेगी, और ट्यूबेक्टोमी जो है वो पैसेज ऑफ ओवम्स को रोकेगी। नेक्स्ट उसके बाद में हम देख रहे हैं सेफ पीरियड और रिदम मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो फर्टिलिटी जो फेज है वो 2 से 3 दिन के दौरान होती है, 14 से लेकर 16 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इन 2-3 दिनों को हम अगर छोड़ दें तो जो रेस्ट बाकी बचा हुआ टाइम है वो सेफ पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट अबॉर्शन, अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनको टर्मिनेट किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है। एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट था फीटस था उसको यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है। द टेक्निक हैज़ बीन हाउएवर यूज फॉर फीमेल फिटिसाइड्स, और लगभग आज के ज़माने में ये जो तकनीक है वो जो महिला भ्रूण होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, मारने के लिए टेक्निक काम में आती है। इट इज़ काजिंग द सेक्स रेशो, और इस कारण से जो लिंग वो है निर्धारण वो कम होता जा रहा है, और कम होने के कारण ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है उसको लॉज ने यानी कानून ने बाध्य कर दिया है, बंद कर दिया है। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं सेफ सेक्स वर्सेस HIV और एड्स की। सेफ सेक्स इज सेक्सुअल एक्टिविटी एंगेज इन पीपल हु हैव टेकन प्रिकॉशंस ऑफ द प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेफ सेक्स वो माना जाता है जिसमें कपल्स जो हैं या पार्टनर्स जो हैं अपने आप को STD से बचा कर रखें, इन्फेक्शंस यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा के रखें। सेफ सेक्स अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, इनमें अलग अलग पार्टनर्स के थ्रू सेक्स को रोका जाता है, एंड अननोन पार्टनर्स के थ्रू जो सेक्स होता है उसको रोका जाता है। इट यूजेस बैरियर्स और मैकेनिकल मेथड, इसमें बैरियर मेथड का काम आता है। एंड जो बैरियर मेथड क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स को कांटेक्ट आने में रोकते हैं। रेगुलर चेकअप अगर करवाया जाए डॉक्टर्स के थ्रू तो वो भी इसमें बेनिफिशियल होता है। एंड पिक्ड अप बाय मीन्स अदर देन सेक्स, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि इसमें अलग अलग जो बीमारियां हैं उसको देखेंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस काज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन। ये जो बीमारियां हैं पैथोजन यानी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स के कारण होती हैं। ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती हैं। हेल्दी पर्सन में आती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर आल्सो वेनेरल डिजीज, इनको वीडी भी कहते हैं। सम 30 डिफरेंट टाइप ऑफ STD आर नोन, लगभग आज के समय 30 प्रकार से ज़्यादा की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, जिसमें से हम यहाँ पर मोस्ट 3 या 4 की बात करने वाले हैं। तो पहला है गोनोरिया।
ये जो बीमारी है ये नीजेरिया गोनोरिया जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण फैलती है। ये जो है सेक्सुअल जो कांटेक्ट है उसके द्वारा फैलती है, कॉमन टॉयलेट यूज करने के कारण होती है, अंडर क्लॉथ्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके द्वारा होती है। इस बैक्टीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जब ये बॉडी में एंटर करेगा और जब अपना पहला सिम्टम शो करेगा, वो जो अवधि होती है वो होती है 2 से 5 दिन की। बैक्टीरियम रिसाइड द जेनाइटल ट्यूब, ये बैक्टीरिया जेनाइटल ट्यूब्स में रहता है। इट काजेज पस कंटेनिंग डिस्चार्ज, मवाद आने लग जाती है, पस आ जाती है। पेन अराउंड जेनिटेलिया, जो गोनाड्स है उनमें दर्द होना स्टार्ट होता है। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन करते समय, पेशाब करते समय बर्निंग सेंसेशंस आते हैं, जलन के जैसे सिम्टम्स आते हैं। इफेक्टिव जो मेडिसिन है इसके अंदर वो है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, खाने से इस बीमारी में थोड़ा आराम मिलता है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है सिफिलिस। द डिजीज इज काज बाय कॉर्क स्क्रू लाइक बैक्टीरियम ट्रिपेनोमा पैलिडम। ये कॉर्क स्क्रू जैसा दिखने वाला एक बैक्टीरिया है जिसको ट्रिपेनोमा पैलिडम कहते हैं। इसके कारण बीमारी फैलती है सिफिलिस। इट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। फ्रॉम मदर टू इन्फेंट, मदर से इन्फेंट में भी जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड वही 3 से 5 वीक का होगा। पेनलेस अल्सर, इसके अंदर घाव बनेंगे जो पेनलेस होंगे, दर्द नहीं होगा। एंड स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ ग्लैंड अकर इन फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में लिम्फ ग्लैंड में सूजन आएगी। सेकंड स्टेज में लेजन्स होंगे, रैशेज हो जाएंगे स्किन के ऊपर, लॉस हेयर लॉस होगा। एंड टर्शरी जो स्टेज होगी उसके अंदर जो है क्रोनिक अल्सर यानी बहुत लंबे समय तक रहने वाले घाव बनेंगे। डैमेज टू वाइटल ऑर्गन, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको डैमेज पहुंचेगा। और इसके अंदर जो इफेक्टिव जो मेडिसिन है वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन लेने से इसमें हेल्प होगी, मदद मिलेगी। थर्ड जो बीमारी है वो जेनाइटल वार्ट्स। द डिजीज इज ड्यू टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इंपॉर्टेंट कीजिएगा HPV। इस वायरस के कारण जो बीमारी फैलती है वो बीमारी है जेनाइटल वार्ट्स। हार्ड बिनाइन आउटग्रोथ कॉल्ड वार्ट्स, और इसके अंदर जो बिनाइन ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनती है वो वार्ट्स होते हैं। अपेयर ओवन एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये जेनेटिलिया के ऊपर डेवलप होते हैं। और इन वुमन इन्फेक्शन में एंटर वेजिना, वुमन में ये एंटर होता है वेजिना से, सर्विक्स से। और एक्यूट पेन, इसमें कुछ देर का पेन होता है। जबकि क्रायो सर्जरी जो है और फोडोफाइलम प्रिपरेशंस हैं वो अगर इसमें दी जाए पेशेंट्स को तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ कॉल्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV के कारण फैलने वाला रोग है। वायरस जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है, जैसे कि किसी ने कॉमन नीडल यूज की, सिरिंज यूज़ की, रेजर यूज़ किए, और प्लासेंटा के द्वारा मदर से ही अपने बच्चे में भी फैल जाता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 27 से 28 मंथ तक का होता है, लेकिन सिम्टम्स जो है वो बहुत जल्दी भी आ सकते हैं। काउंट ऑफ जो T हेल्प सेल्स बिकम लो, जो T सेल्स होती हैं हमारी, जो मतलब एक तरीके से कहते हैं इम्यूनो जो पावर को बढ़ाने वाली सेल्स हैं, वो इसके अंदर कम हो जाती हैं। देयर इज हेडेक, रैशेज, नोजिया। इस बीमारी में सरदर्द है, रैशेज आना बॉडी के ऊपर, नोजिया, बेचैनी रहना, और इसमें क्या होता है फेरेंजाइटिस एंड फीवर, बुखार भी बनी रहती है। इम्यूनिटी इज ड्रास्टिकली रिड्यूस, इम्यूनिटी इसके अंदर बहुत कम हो जाती है। सो दैट मैनी इन्फेक्शन लाइक ओपोइस्टिक इन्फेक्शन बिगिन टू अपीयर, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन इसमें अपीयर होते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट नॉट येट बीन डिस्कवर, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक भी डिस्कवर नहीं हुआ। बट ART एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट इज गिवन टू पेशेंट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन। तो ART दिया जाता है पेशेंट को ताकि इन्फेक्शन के प्रभाव को कम किया जा सके। इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आज का जो कंसेप्ट था आप सभी लोगों का वो इसमें क्लियर हुआ होगा। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने कमेंट्स और फीडबैक्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से याद करके लिखें। और भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा 10th क्लास के लिए, उसमें हम 9th चैप्टर इवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।